अब हम देखते हैं इनका जो इंटेलेक्चुअल कॉन्टेक्स्ट है, क्योंकि ये तमाम सारे इंटेलेक्चुअल्स के बीच जब कलकत्ता यूनिवर्सिटी में रहते हैं उस समय भी, और उसके बाद जर्मनी के अंदर भी, और भारत आने के बाद भी जो कांग्रेस के इंटेलेक्चुअल्स थे या तमाम दूसरे जो सोशल इंटेलेक्चुअल्स थे उनके संपर्क में भी रहते हैं और उनसे काफ़ी आइडियाज़ जनरेट करते हैं, जो विचार जनरेट करते हैं। अब हम देखते हैं वो विचार क्या क्या है। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट डेवलप्ड बाय इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वेस्ट। इनके विचार से जो भारत में जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट आया, क्योंकि हमारे यहाँ उस समय तक ब्रिटिशर्स के आने से पहले पॉलिटिकल थॉट नहीं थे। पॉलिटिकल थॉट इन टर्म्स ऑफ अगर हम देखें तो एंशिएंट इंडिया में ही मिलते हैं, वो भी कौटिल्य या एक दो और हम महाभारत के कुछ रेफरेंसेस के थ्रू ही चीजों को समझते हैं, लेकिन वो भी एंशिएंट तरीके से थे। वो मोनार्की के लिए थे, वो डेमोक्रेसी के लिए नहीं थे, वो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के लिए। हमारे पास कोई पॉलिटिकल थिंकिंग नहीं है। अगर हम देखें तो पूरा मिडिवल एज से लेके, अगर एंशिएंट एज को छोड़ दे, उसके बाद से कोई भी पॉलिटिकल थिंकर इतना बड़ा नहीं होता जिसके विचार एक तरह से कंसोलिडेटेड हो, जिसका प्रभाव पड़े और जिससे समाज के अंदर या राजशाही के अंदर भी कोई परिवर्तन आए। ऐसा नहीं होता था। हर राजा अपने अकॉर्डिंग काम करता था, उसके जो विचार है वही बाद में उसकी पॉलिसी बन जाती थी, ना कि कोई अलग से पॉलिटिकल थिंकर हो जो ये बताए कि पॉलिटिक्स में क्या होना चाहिए, किस तरह की। ये चीज यूरोप के अंदर रेनेसां के बाद शुरू हो जाता है, चाहे वो मैकेवेली हो या दूसरे थिंकर्स हो, या मॉडर्न समय में उस समय तक बेंथम या जेएस मिल जैसे जो थिंकर्स थे वो हो, या उससे पहले हॉब्स, लॉक, रूसो, इस तरह के थिंकर्स हो। वो थिंकर्स ने समाज पे भी काफी प्रभाव डाला और पूरी पॉलिटिक्स को बदल दिया। मोनार्की से वहां पे डेमोक्रेसी आई और वो पीपल्स डेमोक्रेसी के पास तक पहुंच जाती है जब यूरोप, इंग्लैंड के अंदर जो मोनार्की से हाउस ऑफ लॉर्ड्स आया कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बिना मंजूरी के कुछ नहीं होगा, और उसके बाद और ज्यादा क्रांति होती है तो हाउस ऑफ कॉमन्स बन जाता है, जहां पे आम जनता के रिप्रेजेंटेटिव भी कंट्रोल करेंगे। लेकिन भारत में इस तरह के विचार देने वाला कोई भी थिंकर नहीं है जो ये कहे कि प्रजातंत्र होना चाहिए या प्रजातांत्रिक मूल होने चाहिए या इंडिविजुअल के क्या राइट्स होने चाहिए, व्यक्ति के क्या राइट्स होने चाहिए। इस तरह का उस समय तक कोई भी थिंकर नहीं आता। तो जब भारत से, जब ब्रिटिशर्स आते हैं और भारत से लोग पढ़ने जाते हैं विदेश में, और चाहे वो जर्मनी गए हो चाहे ब्रिटेन गए हो, ज़्यादातर लोग ब्रिटेन जाते हैं, लेकिन अलग अलग यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में जब वहां से सीख के आते हैं, तब भारत में भी हम चाहे अंबेडकर को देखें, चाहे नेहरू को देखें, चाहे गांधी को देखें, चाहे जयप्रकाश नारायण को देखें, चाहे राम मनोहर लोहिया को देखें, तमाम सारे, सावरकर को देखें, तमाम सारे लोग जब विदेश जाते वहां से वो चीजें सीख के आए हैं। तो पॉलिटिकल थॉट्स उन्होंने जनरेट किए। आज हम जब इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं तो हम इन्हीं लोगों को पढ़ते हैं। इससे पहले के कोई थिंकर्स को हम इस तरह से नहीं मानते कि कॉन्क्रीट सेंस में पॉलिटिकल थॉट किसी ने दिए। सामाजिक थॉट दिए हैं ज्यादा, समाज के तरफ काफी लोगों ने चिंता दिखाई और सामाजिक चिंतन है हमारे यहाँ, लेकिन पॉलिटिकल थॉट्स पे अगर हम देखें तो वो सीधे सीधे जो राम मनोहर लोहिया मानते हैं कि वेस्ट की देन है, जो और इसमें स्पेसिफिकली अगर वेस्ट को देखें तो यूरोप को हम देखते हैं, क्योंकि अमेरिका उस समय तक जो चिंतन है या थ्योरीज का जो हब नहीं बनता है। सोशलिज्म वाज ओरिजिनली एन यूरोपियन थ्योरी। अब ये कह रहे हैं कि जो समाजवाद, जिस समाजवाद से ये काफी प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि समाजवाद भारत के लिए जरूरी है, लेकिन भारतीय सेंस में ले आते हैं। तो बोले असल में ये यूरोपियन थ्योरी है। अगर हम देखें तो चाहे वो मार्क्स का समाजवाद हो, चाहे फेबियन सोशलिज्म हो, या दूसरे तरह के जो सोशलिज्म है, वो सारे सोशलिज्म यूरोप के लिए बनाए गए कि यूरोप की सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए और उनकी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए, जैसे हमने अभी बताया कि मार्क्स भी हिस्ट्री के जो डेवलपमेंट दिखा रहे हैं, ह्यूमन हिस्ट्री का जो डेवलपमेंट है उसको क्लास स्ट्रगल तो बोल रहे हैं और वो काफी हद तक सही दिख रही है, लेकिन वो यूरोपियन मॉडल में सही दिख रहा है। भारतीय मॉडल में तमाम सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक है। ऑल्दो मार्क्स भी इस चीज को समझ जाते हैं अपने जीवन काल में ही, और मार्क्स इसीलिए अलग से दास कैपिटल के बाद एक किताब लिखते हैं, द एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन। एशियन मोड ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि वो यूरोपियन मोड ऑफ प्रोडक्शन से अलग है। हमारे यहाँ जाति सिस्टम या तमाम सारे दूसरे जो वर्ग हैं भाषा के नाम पे वो चीजें हैं, हमारे यहाँ वर्ग जो है सिर्फ आर्थिक आधार पे नहीं है।
यूरोप के अंदर वो आर्थिक संघर्ष रहा और यूरोप की हिस्ट्री के लिए सही भी है। लोहिया ब्रॉट वेस्टर्न सोशलिज्म इन इंडिया एंड यूनिवर्सलाइज इट। अब ये कह रहे हैं कि वो यूरोपियन जो समाजवाद का आइडिया है, जिसमें जो है आर्थिक बराबरी होनी चाहिए, या आर्थिक बराबरी बहुत ज्यादा गैर बराबरी ना हो, इस तरह की आर्थिक बराबरी को कम करने का आइडिया समाजवाद है। पूरी तरह से आर्थिक बराबरी को खत्म करने का आइडिया जो होगा साम्यवाद होगा। लेकिन ये कहते हैं कम से कम होनी चाहिए गैर बराबरी आर्थिक रूप से, ये सोशलिज्म को लेके आते हैं और भारत में यूनिवर्सलाइज करते हैं। यूनिवर्सलाइज का मतलब पूरे भारत में एक तरह से लागू हो, इस तरह के सिद्धांत वो देते हैं। सोशलिज्म इज लिबरेटिंग एंड रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी। इनके अकॉर्डिंग जो समाजवाद है वो एक लिबरेटिंग मुक्तिदाता है कि उसी के थ्रू मुक्ति मिल सकती है, और रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी है कि अगर एक क्रांतिकारी आइडियोलॉजी है जिसके थ्रू समाज के सब वर्ग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें अगर हम देखें कि समाज को पूरी तरह से अगर बदलना है और राष्ट्र को तरक्की की तरफ ले जाना है तो उनके अकॉर्डिंग समाजवाद एक इंपॉर्टेंट आइडिया है। एक्चुअली उस समय जब ये चीजें लिख रहे थे उस समय तक देखें तो दो ग्रुप बन चुके थे, दो ब्लॉक्स बन चुके थे, जिसको हम पूंजीवादी ब्लॉक कहते हैं, कैपिटलिस्ट ब्लॉक, जिसमें अमेरिका की अगुवाई में या यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन देश थे जो पूंजीवाद को सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ सोशलिज्म था जिसमें सोवियत यूनियन या ईस्टर्न यूरोप के तमाम सारे देश, जो या नॉर्थ कोरिया देख ले या इस तरह के वेनेजुएला या क्यूबा, इस तरह के देश आ चुके थे। उनके बेसिस पे कह रहे हैं कि ये जो रेवोल्यूशनरी आइडिया है और ये पूरी तरह से बदल देगा दुनिया, समाजवाद जो है पूरी दुनिया को बदल सकता है। ही आस्क्ड फॉर न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ सोशलिज्म। ये कहते हैं लेकिन अब जो सोशलिज्म मार्क्स का था वो यूरोप के लिए तो सही था, लेकिन भारत के लिए समाजवाद की एक नई विचारधारा होनी चाहिए जिसके आधार पर हम समाजवाद को बनाएंगे। इसके बाद देखते हैं कि क्या कहते हैं, किस तरह से उसको बांटा जाता है, कि 3 फोल्ड में बांट देते हैं। ही लुक्ड फॉर 3 फोल्ड। क्या है? व्हाट इज एग्जिस्टिंग सिचुएशन, कि सिचुएशन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर समाजवाद को लाना है तो भारत की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। तो आजादी से पहले जो भारत की सिचुएशन थी, तो सबसे पहले तो आपको आजादी चाहिए। आजादी, आप किसी गुलाम देश के अंदर समाजवाद नहीं ला सकते, क्योंकि कोई भी दूसरा गुलाम देश जो आपके राज कर रहा है वो नहीं चाहेगा कि आपके यहाँ आर्थिक बराबरी हो, आपके यहाँ सभी लोग सुखी हो। अभी सभी लोग अगर सुखी हो जाएंगे, आर्थिक बराबरी होगी, सभी में यूनिटी हो जाएगी, फिर वो क्यों आपकी जो गुलामी स्वीकार करेंगे। तो आर्थिक बराबरी, गैर बराबरी रखना जरूरी है, क्योंकि जो अमीर लोग होंगे वो सत्ता के पास हो सकते हैं, जो गरीब होंगे वो सत्ता से दूर हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें वो आइडिया बताते हैं। सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है किसी भी समय में, अगर समाजवाद की कोई भी प्रिंसिपल या थॉट को लगाना है तो। व्हाट शुड बी डिजायरेबल ऑर्डर लुक लाइक, कि अब हम जो चाहते हैं वो कैसा होना चाहिए। जैसा हमने बताया कि मार्क्सवाद के तरह से देखें तो पूरी तरह से बराबरी लाएंगे और क्रांति लाके मजदूर वर्ग जो है वो सत्ता चलाएगा मार्क्स के अकॉर्डिंग। गांधी के अकॉर्डिंग हृदय परिवर्तन हो जाएगा, और होना चाहिए। अगर हम लगातार रिक्वेस्ट करते रहेंगे तो जो पूंजीपति है उसके अंदर हृदय परिवर्तन हो जाएगा। ये कहते हैं दोनों चीजें गलत है। पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक तरीके से भी समाजवाद लाया जा सकता है, जहां मार्क्स से ये अलग हो गए कि हम इलेक्शंस के थ्रू या दूसरे जो मोड है उनके थ्रू हम समाजवाद लाएंगे और स्टेट का कंट्रोल होगा। बड़े जो इंडस्ट्रीज हैं, काफी हद तक कह सकते हैं नेहरू इससे प्रभावित भी थे। हमारे जो महारत्ना, नवरत्ना या मिनी रत्नास, ये इस आइडिया का है कि एक तरफ तो हैवी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन उनका जो प्रॉफिट होता है वो किसी एक व्यक्ति के पास नहीं जाता, वो स्टेट के पास चला जाता है। तो बोले कि अगर स्टेट इस काम को करेगा तो समाजवाद सही हो, और उसके लिए किसी क्रांति, वायलेंट तरीके से हिंसात्मक क्रांति की जरूरत नहीं पड़ी, डेमोक्रेटिक तरीके से चीजें हुई। तो उसको भी कहते हैं कि क्या हम चाहते हैं ये क्लियर होना चाहिए। और तीसरा, हाउ शुड वी गो फ्रॉम प्रेजेंट टू द डिजायरेबल, अब हम कैसे जाएंगे, ये एक जरूरी। सिर्फ और सिर्फ क्या पॉलिटिक्स के थ्रू जा सकते हैं, वो भी मुश्किल है। अब कहते हैं कि ऐसा समाज बनाने के लिए समाज के अंदर चेतना जागृत करनी पड़ेगी। चेतना कैसे आएगी? क्योंकि जो अमीर है वो क्यों चाहेगा वो गरीब हो जाए, या जो अमीर है वो क्यों चाहेगा कि दूसरे लोग भी